नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और हमने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और उससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उससे आगे हमने वैदिक सभ्यता को पढ़ना प्रारंभ किया था। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट बन सकते थे उनको डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने पूर्व वैदिक काल को पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो उसका जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा था। अगर उसमें भी हम पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। आगे हम आज पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल और इसका जो समय काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। और आज हम जैसे हमने पूर्व वैदिक काल के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा राजनीतिक जीवन को पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है सामाजिक जीवन, यानी उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से उनका सामाजिक जीवन हुआ करता था। तो अगर मैं परिवार की बात करता हूं तो यह समाज की सबसे छोटी इकाई थी, परिवार। और जब कई परिवार एक आसपास बस जाते थे तो उनको क्या बोला जाता था? ग्राम बोला जाता था, गांव बोला जाता था। और ऐसे ही गांव आसपास जब कई गांव बस जाते थे तो उनको विश्व बोला जाता था और जब ये विश्व एक बड़ा रूप ले लेता था तो उसको जन बोला जाता था और आगे चलकर यही जन महाजनपद में बदल जाता है। आगे की बात करें वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था यहां पर जन्म पर आधारित थी। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो आपकी कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। यानी यहां पर हमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। आगे अगर हम बात करें तो इनका जो क्रम है, वर्ण व्यवस्था का जो क्रम है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से यह वर्ण व्यवस्था का क्रम रहा था। आगे है गोत्र। गोत्र का अर्थ है गोधन एकत्र होना, यानी जितनी जिसके पास गाय है उसके पास उतना ही गोधन हुआ करता था। तो गोत्र को क्या बोला जाता था? गोधन बोला जाता था गोत्र को, यानी जितनी जिसके पास गाय हुआ करती थी उसको उतना ही धनवान समझा जाता था। आगे अगला है आश्रम। यहां पर हमें आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है और इसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। 4 आश्रम है। पहला है ब्रह्मचर्य, यानी यहां पर जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। आगे गृहस्थ, जो कि 25 वर्ष से 50 वर्ष तक इस गृहस्थ में अपने वंश को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता था। और उसके बाद वानप्रास, जो कि 50 वर्ष से 75 वर्ष की उम्र में आता था, यानी गृहस्थ के बाद जो अब वनों में वास किया करते थे, वनों की ओर प्रस्थान किया करते थे। और फिर अंतिम सन्यास, जो कि 75 से 100 वर्ष तक यहां भगवान के भजन में एकदम लीन एकांत में वास किया करते थे, तपस्याएं किया करते थे और यह जीवन का अंतिम पड़ाव भी हुआ करता था। आगे अगर बात करें तो गृहस्थ जीवन को यानी गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है इन चारों आश्रमों में से। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि गृहस्थ आश्रम को इन चारों में से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो आप देख सकते हैं गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आगे इसी में स्त्री की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है, यानी स्त्रियों की जो स्थिति थी वो पूर्व वैदिक काल से यहाँ पर उसमें कुछ गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो ज्यादा ठीक नहीं थी। जैसे सम्मति और विदत में भागीदारी नहीं, ये जो सभा समिति हुआ करती थी, अगर पूर्व वैदिक काल की बात की जाए तो सम्मति और विदत में स्त्रियां भाग लेती थीं, जबकि उत्तर वैदिक काल में सम्मति और विदत जैसी सभाओं में स्त्रियों की भागीदारी नहीं थी। आगे यहाँ पर पर्दा प्रथा का प्रचलन भी शुरू हो गया था। जो स्त्रियां थीं वो पर्दा करने लगी थीं, यहाँ पर पर्दा प्रथा का जो है वो प्रचलन शुरू हो गया था। अगर यहाँ दास की बात की जाए तो दास प्रथा का भी प्रचलन यहाँ पर था। और भोजन की बात की जाए तो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। और मनोरंजन की बात किया जाए तो घुड़सवारी और नृत्य, संगीत, ये इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे।
आगे यहाँ दो प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। ये दो प्रकार के विवाह थे। अगर मैं अनुलोम की बात करता हूं तो इसमें उच्च कुल का लड़का हुआ करता था और निम्न कुल की लड़की हुआ करती थी, और इस विवाह को क्या बोला जाता था? अनुलोम बोला जाता था। अगर प्रतिलोम की बात की जाए तो यहाँ उच्च कुल की लड़की हुआ करती थी और निम्न कुल का लड़का हुआ करता था, उसे प्रतिलोम बोला जाता था। ये इस प्रकार से यहाँ पर विवाह थे। आगे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अनुलोम जिसमें उच्च कुल का लड़का और निम्न कुल की लड़की थी, विवाह उपरांत इनकी जो संतान पैदा होती थी तो जो संतान थी वो उच्च कुल की मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर उच्च कुल का लड़का था। अगर प्रतिलोम में जो संतान पैदा हुआ करती थी वो निम्न कुल की मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो लड़का है वो निम्न कुल का हुआ करता था। तो ये लड़के के हिसाब से यहाँ पर देख पा रहे हो, जो लड़का हुआ करता था, पुरुष हुआ करता था, उसके हिसाब से क्या करते थे, यहाँ संतानों के कुल का निर्धारण किया जाता था कि उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है। अगला है आपका धार्मिक जीवन। यहाँ पर यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। यज्ञ कर्म कांड, बहुत सारे कर्म कांडों का जो महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ चुका था। किसमें? धार्मिक जीवन की बात करें तो इनका जो प्रमुख देवता था वो प्रजापति, और इसे सृजन के देवता के रूप में ये मानते थे। तो प्रमुख देवता क्या था? उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो प्रजापति, और सृजन के देवता के रूप में इनको मानते थे। यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष का भी दौर देखने को मिला था। यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष का दौर भी देखने को मिला था। आप इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे की बात की जाए तो विष्णु को पोषण एवं रक्षक देवता के रूप में मानते थे। जो विष्णु थे उन्हें पोषण एवं रक्षक देवता के रूप में मानते थे। कहां पर? उत्तर वैदिक काल में। वरुण की बात की जाए तो ये जल देवता के रूप में माने जाते थे। वरुण जल देवता के रूप में माने जाते थे। पूषण ये शूद्रों के देवता हुआ करते थे। ये उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों के देवता हुआ करते थे। आगे अगर यज्ञों की बात की जाए तो कई प्रकार के यज्ञ होते थे। उनमें सबसे पहला है राजसूय यज्ञ। ये प्रतिष्ठा हेतु किया जाता था। कोई भी राजा है वो अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहता है तो वो कौन सा यज्ञ करता था? राजसूय यज्ञ करता था। और एक होता था वाजपेय यज्ञ, इसमें शक्ति प्रदर्शन होता था। इसमें राजाएं अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। और अश्वमेध यज्ञ ये होता था राज्य विस्तार हेतु। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्यों होता था तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये राज्य विस्तार हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। आगे अगला है आपका, यहाँ पर बलि को प्रधानता दी गई थी। अगर धार्मिक जीवन की बात की जाए उत्तर वैदिक काल में तो यहाँ बलि की जो प्रथा थी उसको प्रधानता दी गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि बलि देने का जो प्रचलन है वो उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था। आगे अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई जिसने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया था। यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे को खोजा गया था और एकदम हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक तरीके से आधुनिक युग आ गया था, आधुनिकरण होने लगा था, क्योंकि लोहे की जो खोज है वो अपने आप में बहुत बड़ी मानी जाती है। इससे नए औजार, नए हथियार और नए नए उपकरण बनाए जाने लगे। इससे आप देखेंगे आगे प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया था? कृषि हो गया, क्योंकि लोहे की खोज के बाद ये नए नए उपकरण बनाने लगे थे कृषि से संबंधित, जिससे प्रमुख व्यवसाय इनका क्या हो गया था? कृषि हो गया था। यही अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। तो आप देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया है और पूर्व वैदिक काल में इनका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। अगला है आपका काटक संहिता में, यहां पर ध्यान से समझेंगे, काटक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन दिया गया है। काटक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन किया गया है। दूसरा यहां पर देखेंगे, दूसरा प्रमुख जो व्यवसाय था वो था पशुपालन। वहां अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो वह प्रथम जो व्यवसाय था वो था पशुपालन और द्वितीय व्यवसाय के रूप में कृषि को देखा जाता था। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ जो प्रथम व्यवसाय है वो कृषि है और दूसरे व्यवसाय के रूप में पशुपालन को देखा जा सकता है। और यहाँ देखो ध्यान से, अधिशेष। अधिशेष का क्या अर्थ है? ये अधिशेष जैसे फसल के बाद जो हमारी पूर्ति हो जाए और उसके बाद जो बच जाए उसको अधिशेष बोलते हैं। जैसे हमने फसल की और फसल के बाद जितना हमें चाहिए एक वर्ष के लिए
जितना हमें इकट्ठा करना है वो हमने कर लिया, अपने पास रख लिया, और उसके बाद जितना बचता है उसे हम अधिशेष बोलते हैं। और इस अधिशेष बचने के कारण, इसे अधिशेष के कारण उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ था। इस अधिशेष के कारण ही उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ, क्योंकि जो कृषि से कुछ अधिशेष बचता था या तो उसे उद्योग में लगाया जाता था या फिर उसको बेचा जाता था, यानी व्यापार किया जाता था। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ विदेशी व्यापार का प्रमाण भी मिला है। तो विदेशी व्यापार है उनके भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन सिक्कों का प्रचलन अभी भी नहीं था। जो भी व्यापार हुआ करता था वो विनिमय द्वारा हुआ करता था। एक वस्तु ले दे करके वो जो व्यापार है वो हुआ करता था। आप एक वस्तु ले लीजिए, दूसरी वस्तु हमें दे दीजिए। यहाँ पर मुद्राओं यानी सिक्कों का प्रचलन अभी नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल में भी सिक्कों का प्रचलन नहीं था और उत्तर वैदिक काल में भी सिक्कों का प्रचलन नहीं था। आगे इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ हुआ था, यानी इस काल में लोहे की खोज से एकदम हम बोल सकते हैं आधुनिकीकरण आ गया था, और इसी कारण यहाँ आर्थिक प्रगति हुई, और आर्थिक प्रगति से जो ग्रामीण व्यवस्था थी ये अब नगरीकरण की ओर धीरे धीरे जाने लगी थी। यहाँ हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण का प्रारंभ हो गया था। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ कुछ ये नदियों के नाम हैं जो कि अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। मैंने वो यहाँ टेबल में रखे हैं। ये प्राचीन नाम है नदियों के, ये उनके आधुनिक नाम है। तो एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं, देखते हैं। बेतिस्ता, इसको बोला जाता है झेलम, और परुष्णी ये प्राचीन नाम है, इसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा आपका सतुद्री, और इसे आज सतलुज नदी के नाम से जाना जाता है। और विपाशा, विपाशा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। और सरस्वती, सरस्वती को गग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा एक दो बार और इसे पढ़ लेंगे। मैं फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। बेतिस्ता को झेलम बोलते हैं, परुष्णी को रावी बोलते हैं, और सतुद्री को सतलज बोलते हैं, और विपाशा को व्यास बोलते हैं, और सरस्वती नदी को गग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये इस प्रकार से इनका कुछ आर्थिक जीवन रहा था। आगे देखते हैं, आगे है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो जन का जो आकार है वो बड़ा हो गया, और आगे चल करके यही महाजनपद के नाम से जाने लगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जन का आकार है वो क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। और यहाँ पर भरत और पुरु ये दोनों मिलाकर के क्या बनता था, कुरु जनपद बना था। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। भरत और कुरु को मिलाकर के कुरु जनपद का निर्माण हुआ था। अब यहाँ देखो राजा का महत्व, राजा कैसा था, यहाँ शक्तिशाली था, यानी राजा की जो शक्तियां थी वो बढ़ गई थी। किससे, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजा की जो शक्तियां हैं वो बढ़ गई थी। वो अपने निर्णय स्वयं लेता था, और वो कोई भी निर्णय अपने आप कर सकता था। अगर बात करें तो यहाँ जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता था। यहाँ जो पद है उसका वो कैसा हो गया था, वंशानुगत हो गया था। आगे अगर हम बात करें तो राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति का महत्व कम हो गया। जैसे जैसे राजा के जो अधिकार हैं वो बढ़ने लगे तो सभा समिति जैसी जो सभाएं थी, ग्रुप थे, उनका महत्व क्या होने लगा था, कम होने लगा था, क्योंकि राजा अब अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लेने में सक्षम था, निर्णय ले सकता था। राजा की शक्तियां बढ़ गई थी। अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो राजा की सहायता के लिए समिति, सभा ऐसी संस्थाएं थी जो राजा को निर्णय लेने में उसकी सहायता। आगे देखा जाए तो रत्निक की संख्या बढ़ी, कितनी हो गई, 17। अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो जो रत्निक थे वो कितने थे, 7 थे, 7 रत्निक थे। और यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई, यानी 7 से बढ़कर कितनी हो गई, 17 हो गई। और यहाँ पर नियंत्रित कर, अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो वहां पर कर नियंत्रित नहीं था, उसे बलि बोला जाता था, जो अपनी स्वेच्छा से कर दिया जाता था। यहाँ पर स्वेच्छा से संबंधित नहीं था, एकदम फिक्स आपको इतना टैक्स देना ही है, कर देना ही है, कर को नियंत्रित कर दिया गया था। आगे अगर मैं इसी क्रम में बात करूं तो सेना न्याय पूर्णतः स्थायी नहीं थे। जैसे पूर्व वैदिक काल में सेना और जो न्याय पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिला था, वही यहाँ सेना और न्याय पूर्ण रूप से स्थायी नहीं थे। ये आपका उत्तर वैदिक काल का हमने सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन को पढ़ा है। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। और अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो परिवार से ग्राम बनते थे, ग्राम से विश्व, और विश्व से क्या बनते थे, जन बनते थे। और ये जब
जन बड़ा हो जाता था इसी को जनपद महाजनपद के नाम से जाना जाता था। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था का क्रम था। आगे बात करें तो गौधन एकत्रित होना, इसको गोत्र बोला जाता था। और हमें उत्तर वैदिक काल में एक आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है जिसमें जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ और 50 से 75 वर्ष तक आपका वनप्राश, और सन्यास की बात की जाए तो ये 75 से 100 वर्ष तक हुआ करता था। और इनमें सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया है, ये गृहस्थ जीवन को यानी गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया था। स्त्री की स्थिति में गिरावट देखने को मिली। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिली। समति और विदत जैसी संस्थाओं में इनको भागीदारी नहीं थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो यहाँ पर पर्दा प्रथा का जो प्रचलन है वो यहाँ शुरू हो गया था। और यहाँ दास प्रथा और भोजन की बात की जाए तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। मनोरंजन के लिए पांसा खेलना, संगीत सुनना, नृत्य देखना, घुड़सवारी करना, घोड़ों की दौड़ कराना, ये सब मनोरंजन के लिए किया करते थे। विवाह में यहाँ अनुलोम और प्रतिलोम दो प्रकार के विवाह देखने को मिलते थे। यदि उच्च वर्ग का लड़का है और निम्न वर्ग की लड़की है तो उसे अनुलोम विवाह बोला जाता था। और अगर प्रतिलोम की बात की जाए तो यहाँ निम्न कुल का जो लड़का हुआ करता था और उच्च कुल की लड़की हुआ करती थी, ये प्रतिलोम है। आगे की बात की जाए धार्मिक जीवन, यहाँ यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। और इनके जो प्रमुख देवता हैं वो प्रजापति थे, सृजन के देवता के रूप में ये जानते थे। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष का दौर भी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें तो इनके जो प्रमुख देवता थे, विष्णु पोषण एवं रक्षक के देवता थे, वरुण जल के देवता थे, पूषण ये शूद्रों के देवता थे, और राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा के हेतु किया जाता था, और वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था, और अश्वमेघ यज्ञ राज विस्तार हेतु ये यज्ञ किया जाता था। आगे बात करें तो बलि को यहाँ पर प्रधानता दी गई थी, यानी बलि की जो हम बोल सकते हैं यहाँ पर उसकी जो प्रथा है वो प्रचलन थी, और उपनिषदों में इसकी निंदा की गई है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं आर्थिक जीवन की, तो यहाँ 1000 ईसा पूर्व के लगभग लोहे की खोज हुई, और इससे हम बोल सकते हैं कि वैदिक काल में एक तरह से आधुनिकरण आया था। तो यहाँ लोहे की खोज होने के कारण यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय वो क्या हो गया, कृषि हो गया, क्योंकि कृषि से संबंधित जितने भी औजार उपकरण चाहिए वो लोहे से बनाए जाने लगे। और काटक संहिता में अगर बात की जाए तो 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है। आगे दूसरा इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो वहां पर जो प्रथम व्यवसाय था वो पशुपालन और द्वितीय कृषि था। और यहाँ उत्तर वैदिक काल में जो प्रथम व्यवसाय है वो कृषि है, और द्वितीय व्यवसाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर पशुपालन हो जाएगा। जो लोग ये फसल किया करते थे और जितना उनको चाहिए था वो अपना इकट्ठा करके रख लिया करते थे, बाकी का उसे या तो उद्योग में या व्यापार के लिए उसका प्रयोग किया करते थे। तो इससे उद्योग एवं व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। विदेशी व्यापार का प्रमाण भी मिलता है, लेकिन सिक्के यानी मुद्रा का प्रचलन यहीं भी नहीं था। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ हुआ था, यानी जैसे जैसे इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तो नगरीकरण की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। आगे की बात करें राजनीतिक जीवन में, तो जन का आकार बड़ा हो गया और आगे चल करके इसको महाजनपद बोला जाने लगा था। भरत और पुरु को मिलाकर के कुरु जनपद का निर्माण हुआ था। राजा का महत्व, यहाँ राजा शक्तिशाली हो गया था, उसके हाथ में शक्तियां थी, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता था। अगर पद की बात की जाए तो पद कैसा हो गया था, वंशानुगत पद हो गया था, यानी राजा का पुत्र ही राजा बनता था। आगे बात की जाए राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति जैसी संस्थाओं के जो महत्व है वो कम हो गया था। और रत्नन की जो संख्या है वो पहले कितनी थी, वो 7 थी, और पूर्व वैदिक काल की बात की जाए तो 7 थी, और लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई थी। और नियंत्रित कर देखने को मिलता है, जैसे पूर्व वैदिक काल में बलि के नाम से जाना था और वो ऐच्छिक कर हुआ करता था, अपनी इच्छा से देने वाला कर, लेकिन यहाँ पर इच्छा पर निर्भर ना करके एक नियंत्रित फिक्स कर टैक्स लगा दिया था। आगे की बात की जाए तो सेना और न्याय पूर्णतः स्थायी नहीं थे,
जैसा कि पूर्व वैदिक काल में सेना और न्याय स्थायी नहीं था, वैसा ही उत्तर वैदिक काल में भी सेना और न्याय स्थायी नहीं थे। आगे अगर मैं बात करूं, कुछ ये नदियां हैं जो कि उनका प्राचीन नाम दिया गया है और ये उन नदियों का आधुनिक नाम है। तो वितिस्ता जिसे झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, परुष्णी इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है, शतुद्री सतलज नदी के नाम से जाना जाता है, विपाशा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है और सरस्वती को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तर वैदिक काल से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लें जिससे कि ये बिंदु याद हो जाएं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देखें, क्योंकि हम एक क्रम से प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। अगर आप पिछली वीडियोस को देख करके तब इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आने वाली वीडियो में हम वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद आदि पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको कुछ ऐसा लगा है जो चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।